तो थर्ड रेमेडी है हमारी सूट फॉर क्वांटम मेरिट। तो बहुत आसान सा टॉपिक है, बस ध्यान से सुनते चलना। क्वांटम मेरिट मींस व्हाट वन हैज अर्नड और एज मच एज डिजर्व्स और अर्न्स। तो क्या बोल रहा है ये? क्वांटम मेरिट का मतलब होता है कि जिसने जितना कमा लिया है या जिसका जितना हक बनता है, जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना मिलना चाहिए। सिंपल सी बात है, जिसका जितना हक बनता है उसको उसका हक मिले, इस बात को एश्योर करता है हमारा क्वांटम मेरिट का कॉन्सेप्ट। इन द लीगल सेंस इट मींस पेमेंट इन प्रोपोर्शन टू द वर्क डन। अगर हम इसको लीगल सेंस में देखें तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जिसने जितना काम कर लिया उसको उसके काम के प्रोपोर्शन में पेमेंट कर देनी चाहिए। तो क्वांटम मेरिट जो है एक तरीके से हर किसी को उसका हक दिलाता है। इन अदर वर्ड्स, क्वांटम मेरिट मींस अ पर्सन कैन रिकवर कंपनसेशन इन प्रोपोर्शन टू द वर्क डन और सर्विस रेंडर्ड बाय हिम। तो वही सेम बात बोली जा रही है। अगर किसी पर्सन ने 50% काम करा है तो वो अपने 50% का पैसा रिकवर कर सकता है। अगर किसी पर्सन ने 70% काम करा है तो वो 70% काम का पैसा रिकवर कर सकता है। तो जिसने जितना काम करा है उस काम के अकॉर्डिंग उसको उसकी पेमेंट मिल जानी चाहिए, इस बात को अश्योर करता है हमारा क्वांटम मेरिट का कॉन्सेप्ट। तो समझ में आ रही है आपको बात? अभी हम इसके एग्जांपल देखेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। द राइट टू क्लेम क्वांटम मेरिट इज नॉट कन्फर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज कन्फर्ड बाय द लॉ। तो अब इस लाइन को थोड़ी देर में समझेंगे, पहले इसके थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको बात और अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले चलते हैं इसके केसेस के ऊपर कि आखिर कहां कहां पर क्वांटम मेरिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। द क्लेम ऑन क्वांटम मेरिट अराइजेस इन द फॉलोइंग केसेस। ये कुछ केसेस हैं जहां पर आप क्वांटम मेरिट के बेसिस पर कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। तो यहां पर सबसे पहला केस आता है हमारा वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उस केस में आपको क्वांटम मेरिट का बेनिफिट मिल सकता है। वेयर अ पार्टी परफॉर्म अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट द अदर पार्टी ब्रेक्स इट इन बिटवीन, देन द इंजर्ड पार्टी कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर द वर्क डन और द सर्विस रेंडर्ड। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर एक पार्टी अपने पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस को परफॉर्म करती है लेकिन दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर देती है, यानी दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रही है। एक पार्टी ने तो अपना आधा काम कर लिया, अब पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर आप देखो। अगर एक पार्टी अपने पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करती है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करा लेकिन पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर लिया, लेकिन दूसरी पार्टी की जब बात आई तो दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर दिया, दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। तो अब इस केस में क्या बोला जा रहा है कि जो इंजर्ड पार्टी है, इंजर्ड पार्टी कौन है यहाँ पर? पहली पार्टी, वो पार्टी जिसने अपना पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस करा था, वो पार्टी हमारी यहाँ पर इंजर्ड पार्टी है। तो इंजर्ड पार्टी क्लेम कर सकती है कंपनसेशन फॉर द वर्क डन और सर्विस रेंडर्ड। तो इंजर्ड पार्टी जो है यहाँ पर अपने पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस का जितना काम उसने कर लिया है उतने पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस का कंपनसेशन वो क्लेम कर सकती है अदर पार्टी से। अदर पार्टी का मतलब है यहाँ पर डिफॉल्टिंग पार्टी। तो इसका एग्जांपल देखते हैं तब जाके बात अच्छे से समझ में आएगी। B was the owner of a music publishing house and he engaged in a contract with C to compose a music series which will be published by the music publishing house। तो B जो है एक कॉन्ट्रैक्ट करता है C के साथ कि B और C मिलकर जो है एक म्यूजिक सीरीज बनाएंगे और उस म्यूजिक सीरीज को पब्लिश करेगा B का पब्लिशिंग हाउस, म्यूजिक पब्लिशिंग हाउस। तो यहाँ पर पहली म्यूजिक एल्बम रिलीज होती है। द फर्स्ट म्यूजिक एल्बम वाज रिलीज बट बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ द सेकंड म्यूजिक एल्बम द म्यूजिक पब्लिकेशन हाउस वाज क्लोज्ड। तो फर्स्ट म्यूजिक एल्बम रिलीज हो गई लेकिन जब दूसरी म्यूजिक एल्बम की बात आई तो बी का म्यूजिक पब्लिकेशन हाउस क्लोज हो गया। तो यहाँ पर अगर पब्लिकेशन हाउस ही क्लोज हो गया तो म्यूजिक एल्बम को रिलीज कौन करेगा? तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किसकी तरफ से ब्रीच हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है बी की तरफ से। बी का म्यूजिक पब्लिकेशन हाउस क्लोज हो गया, सी तो काम करने को तैयार था। तो यहाँ पर जो सी है वो बी के पास जाता है और जाके बी से पैसे मांगता है कि जितना मैंने काम कर लिया, मेरी फर्स्ट म्यूजिक एल्बम रिलीज हो चुकी है तो तुम मुझे उसका पैसा तो दे दो। लेकिन बी कहता है कि हमने जो है म्यूजिक सीरीज का कॉन्ट्रैक्ट करा था लेकिन अभी तक तो सिर्फ फर्स्ट एल्बम रिलीज हुई है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो अभी आधा ही है, आधे काम के पैसे थोड़ी ना मैं तुम्हें दूंगा। काम पूरा हो जाता तो मैं तुम्हें पैसे दे देता। तो यहाँ पर सी जो है बी के खिलाफ कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जाके कोर्ट से बोला कि मुझे मेरे पैसे दिलवा दो। तो कोर्ट ने जो है यहाँ पर क्वांटम मेरिट का कॉन्सेप्ट लगाया और बी को बोला कि सी ने जितना काम कर लिया है उसके काम का पैसा उसको मिल जाना चाहिए, जितना भी पैसा सी डिजर्व करता है। सी ने फर्स्ट म्यूजिक एल्बम कर ली तो सी को फर्स्ट म्यूजिक एल्बम का पैसा मिलना चाहिए। सी कैन क्लेम क्वांटम मेरिट फॉर द पार्ट ऑलरेडी पब्लिश्ड। तो सी ने यहाँ पर पूरा काम नहीं करा था, पहली पार्टी ने पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा था, लेकिन जितना भी पार्ट करा था उतने पार्ट के पैसे उसको मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर उसकी कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर तो अदर पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा ना, तो इसमें इंजर्ड पार्टी की क्या गलती? तो उसको उसका पैसा मिल जाएगा। तो समझ में आ रही है बात? तो ये हमारा पहला केस हो गया वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर दूसरे केस की बात करें तो सेकंड केस है व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। तो सेकंड पॉइंट के अंदर हमारे दो केस कवर हो रहे हैं। पहला केस है एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। आपने वॉइड एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। वॉइड एग्रीमेंट के अंदर हमने दो तरीके के एग्रीमेंट देखे थे, पहला था हमारा डिस्कवर टू बी वॉइड और दूसरा था हमारा नोन टू बी वॉइड। तो यहाँ पर बात हो रही है डिस्कवर टू बी वॉइड की।
तो डिस्कवर टू बी वॉइड और नोन टू बी वॉइड, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, अगर आपको ये जानना है तो उसके लिए आप वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट वाली वीडियो को देख सकते हो। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जाके देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एग्रीमेंट इज डिस्कवर टू बी वॉइड की। ऐसे एग्रीमेंट जो होते शुरू से ही वॉइड है, लेकिन एग्रीमेंट करते समय पार्टीज को नहीं पता होता कि ये एग्रीमेंट वॉइड है। तो यहाँ पर पहले हम एग्रीमेंट डिस्कवर टू बी वॉइड का एक एग्जांपल देख लेते हैं, तब जाके आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। तो ये हमारा एग्जांपल है, ए पेज 10,000 टू बी इन कंसिडरेशन ऑफ बी's प्रॉमिस टू सेल हिज हॉर्स टू ए। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं, ए और बी। ए ने बी को 10,000 रुपए दिए, जिसके बदले बी ने ए को अपना हॉर्स बेचने का प्रॉमिस करा। लेकिन यहाँ पर दोनों ही पार्टीज को नहीं पता था, अननोन टू बोथ द पार्टीज, दोनों ही पार्टीज को मालूम नहीं था कि जब एग्रीमेंट करा जा रहा था उसी टाइम पर जो हॉर्स था जिसको बेचने की बात हो रही थी वो हॉर्स मर चुका था, उस हॉर्स की डेथ हो चुकी थी। द हॉर्स इज डेड एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस। तो जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए ए और बी ने एग्रीमेंट करा था वो सब्जेक्ट मैटर ही एग्रीमेंट के टाइम पर एग्जिस्ट नहीं करता था। यहाँ पर हॉर्स की डेथ पहले ही हो चुकी थी, तो ए और बी के बीच का ये एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड था। इस एग्रीमेंट के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर था हॉर्स, वो पहले ही मर चुका था। बस यहाँ पर इन दोनों पार्टीज को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पर बाद में इन दोनों पार्टीज को पता चला कि हॉर्स की डेथ हो चुकी है, बाद में पार्टीज को डिस्कवर हुआ कि ये एग्रीमेंट तो वॉइड था, तो इसीलिए हमारा ये एग्रीमेंट कहलाता है डिस्कवर टू बी वॉइड। तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट हमारा वॉइड होगा, द एग्रीमेंट इज वॉइड एंड बी मस्ट रीपे 10,000 टू ए। और बी जो है ए को 10,000 रुपए वापस करेगा। अब क्यों वापस करेगा, ये भी तो हो सकता है कि बी कहते हैं कि अब मैं पैसा वापस नहीं करूंगा। तो ऐसा कौन सा सेक्शन है जो ये बात कहता है कि बी को जो है 10,000 रुपए वापस करने पड़ेंगे? तो इसी बात को कहता है हमारा यहाँ पर सेक्शन नंबर 65, जिसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। यही सेक्शन 65 बी को बोलता है कि वो ए को 10,000 रुपए वापस करे। और अगर आपको याद हो तो इसी तरीके का एग्जांपल हम पहले भी देख चुके हैं, जब हम पढ़ रहे थे फ्री कंसेंट वाला चैप्टर, अपना चैप्टर नंबर 5। वहां पर हमारा एक टॉपिक था मिस्टेक, जिसके अंदर हमने इस एग्जांपल को पढ़ा था। मैं आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ। फ्री कंसेंट वाले चैप्टर के अंदर हमने मिस्टेक को देखा था। तो यहाँ पर हमने दो तरीके की मिस्टेक देखी थी, पहला था मिस्टेक ऑफ लॉ, दूसरा था मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ के अंदर हमारे पास दो तरीके की मिस्टेक थी, पहली थी बायलेटरल मिस्टेक और दूसरी थी यूनिलेटरल मिस्टेक। बायलेटरल मिस्टेक के अंदर हमने दो केस देखे थे, पहला मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर और दूसरा मिस्टेक अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर के अंदर हमने एग्जिस्टेंस वाला पॉइंट पढ़ा था, तो इसी एग्जिस्टेंस वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर हमारा बायलेटरल मिस्टेक है, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ मिस्टेक देखा था। यहाँ पर हमारा पहला केस है मिस्टेक कंसर्निंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर के एग्जिस्टेंस के ऊपर बात आती है, यानी दोनों पार्टीज से मिस्टेक हो गई, दोनों पार्टीज से गलती हो गई। समटाइम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट्स बिफोर द एग्रीमेंट वाज मेड। तो कई बार ऐसा होता है कि एग्रीमेंट का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही टर्मिनेट हो जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही खत्म हो जाता है, बिफोर द एग्रीमेंट वाज मेड एंड द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट हैव द नॉलेज ऑफ दिस फैक्ट। लेकिन यहाँ पर जो पार्टीज हैं उनको इस बात की नॉलेज नहीं है, तो ये हमारी बायलेटरल मिस्टेक है, जिसके अंदर दोनों ही पार्टीज को मालूम नहीं है, दोनों पार्टीज की तरफ से मिस्टेक हो रही है। इफ द सब्जेक्ट मैटर ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट इज एब्सेंट, तो जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है जिस पे कॉन्ट्रैक्ट करा जा रहा है अगर वही एब्सेंट है, तो इस केस में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर्ड माना जाता है, यानी हम इसको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मानते, ये हमारा एग्रीमेंट कहलाता है और वो भी वॉइड एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को हम वॉइड एग्रीमेंट का नाम देंगे। इसके अंदर हमने यही वाला एग्जांपल देखा था हॉर्स वाला, यहाँ पर हमारा एग्रीमेंट वॉइड होता है, एग्रीमेंट इज वॉइड। तो इसके अंदर आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट का भी ध्यान रखना है, ये हमारे मिस्टेक ऑफ फैक्ट का भी एग्जांपल है, जिसके अंदर दोनों पार्टीज की तरफ से बायलेटरल मिस्टेक हुई है। तो इसको अभी देखेंगे। पहले आप ये बताओ कि आपको एग्रीमेंट डिस्कवर टू बी वॉइड का मतलब क्लियर हो गया? ये हमारा एक वॉइड एग्रीमेंट होता है, लेकिन इसके अंदर आपको रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट अलाउड हो जाता है। ये आपका रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट ही है कि बी को जो 10,000 का बेनिफिट हुआ था ए से, वो बेनिफिट बी को वापस करना पड़ेगा, रेस्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया, ये हमारा एग्रीमेंट इज डिस्कवर टू बी वॉइड का एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पर दूसरी किस चीज की बात हो रही है? दूसरी बात हो रही है कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, यानी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड था और बाद में जाके वॉइड हो गया, तो इसको बोलते हैं हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है अगर आपको जानना है तो आप हमारे चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देख सकते हो। तो अगर हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये दो एग्जांपल है। ए एग्रीज टू एक्सपोर्ट शुगर टू बी, ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ए जो है बी को शुगर एक्सपोर्ट करेगा, और शुगर एक्सपोर्ट कब करनी है? 2 महीने बाद। तो दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन बाद में ड्यू डेट आने से पहले पहले बिफोर द एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट इज सेंड द गवर्नमेंट बैन्स द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर। 2 महीने बाद ड्यू डेट थी, लेकिन ड्यू डेट आने से पहले पहले गवर्नमेंट ने जो है लॉ में चेंजेस कर दिए और शुगर एक्सपोर्ट को पूरी तरीके से बैन कर दिया। तो यहाँ पर क्या अब ए लॉ चेंज होने के बाद भी बी को शुगर सप्लाई कर पाएगा? तो बिल्कुल नहीं। अब अगर ए बी को शुगर सप्लाई करता है, शुगर एक्सपोर्ट करता है, तो वो पूरी तरीके से इलीगल कहलाएगा।
जब ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो उस टाइम पर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वैलिड था। उस टाइम पर तो शुगर एक्सपोर्ट के ऊपर कोई भी बैन नहीं था, लेकिन ड्यू डेट आने से पहले पहले गवर्नमेंट ने जो है लॉ के अंदर चेंजेस कर दिए। तो इसी को बोलते हैं हम सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, या फिर आप इसको सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हो। जिसने चैप्टर नंबर 10 देखा होगा तो उसको मालूम होगा, सेक्शन नंबर 56 हमने देखा था सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी, जिसके अंदर हमने एक पॉइंट को देखा था चेंज ऑफ लॉ। तो यहाँ पर उसी चेंज ऑफ लॉ की बात हो रही है कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वैलिड था, लेकिन बाद में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गए कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट करना इम्पॉसिबल हो गया। तो इस केस में अब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो गया ड्यू टू चेंज ऑफ लॉ। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है समझ में आ गया आपको? अगर हम इसका एक और एग्जांपल देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ए कॉन्ट्रैक्ट टू सिंग फॉर बी एट अ कॉन्सर्ट फॉर ₹5,000 विच आर पेड इन एडवांस। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं, ए और बी, दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें ए जो है बी के कॉन्सर्ट में आके गाना गाएगा और बदले में बी ने जो है कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर ही ए को ₹5,000 एडवांस दे दिए। तो दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन जब कॉन्सर्ट की डेट आई, परफॉर्मेंस की डेट आई, तो उस डेट पर जो है ए बीमार हो गया, ए इज टू इल टू सिंग, ए जो है अब गाना नहीं गा पाएगा, ए की तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से ए बी के कॉन्सर्ट में नहीं पहुंचा। तो यहाँ पर बी ने ए के भरोसे कॉन्सर्ट करवाया, लेकिन ए ही नहीं आ पाया। तो अब इस केस में बी जो है ए के खिलाफ कोर्ट में चला गया और जाकर कोर्ट में बोला कि ए ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था कि वो मेरे कॉन्सर्ट में आके गाना गाएगा, लेकिन ए ने जो है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। ए के नहीं आने की वजह से मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया। अगर ए आता तो मैं उस कॉन्सर्ट से प्रॉफिट कमाता, लेकिन अब ए नहीं आया तो जिसकी वजह से मेरा काफी नुकसान हो गया। तो यहाँ पर बी जो है कोर्ट से कह रहा है कि मुझे अपने इस लॉस ऑफ प्रॉफिट का कंपनसेशन चाहिए, मुझे ए से लॉस ऑफ प्रॉफिट दिलाया जाए। तो यहाँ पर कोर्ट ने ए और बी दोनों की बातों को सुना और फाइनली जजमेंट सुनाया कि ए जो है बाउंड नहीं होगा टू मेक द कंपनसेशन टू बी फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो ए जो है बी को उसके लॉस ऑफ प्रॉफिट का कंपनसेशन देने के लिए बाउंड नहीं होगा। ए जो है बीमार हो गया तो उसमें ए की कोई गलती नहीं है, ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का केस बनता है। हमने सेक्शन नंबर 56 के अंदर देखा था, जहां पर पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाए या फिर वो पार्टी डिसेबल हो जाए या फिर बीमार हो जाए, तो उस केस में हमारा सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का केस अप्लाई होता है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का लॉस ऑफ प्रॉफिट जो है ए बी को नहीं देगा। हाँ, लेकिन ए ने जो एडवांस रिसीव करा था बी से, उस एडवांस को ए वापस करेगा। तो ए जो है बी को ₹5,000 वापस करेगा। तो इसी 5,000 वापस करने को बोलते हैं हम रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट। जब ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वैलिड था, लेकिन बाद में कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुई जिसकी वजह से अब इस कॉन्ट्रैक्ट को करना इम्पॉसिबल हो गया। ए बीमार हो गया तो ए अब परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, यानी हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के अंदर चला गया। तो यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबल हो गया तो इस केस में इस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट अलाउड होता है। यहाँ पर सेक्शन नंबर 65 बोलता है कि ए जो है बी को ₹5,000 वापस करेगा, जो ₹5,000 ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर रिसीव करे थे। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड था लेकिन बाद में वॉइड हो गया। तो यहाँ पर हमारे सेक्शन नंबर 65 के अंदर हमारे ये दोनों कॉन्सेप्ट कवर होते हैं, एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। तो इन दोनों के ही बारे में बात करी जा रही है यहाँ पर। व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड यानी वॉइड एग्रीमेंट की बात हो रही है, और दूसरा व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंटली बिकम्स वॉइड यानी जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो बाद में वॉइड हो गया, यानी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। तो इन दोनों केसेस के अंदर क्या होगा, एनी पार्टी हु हैज रिसीव एनी एडवांटेज अंडर सच एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब हो गया वॉइड एग्रीमेंट, और कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इज बाउंड टू रिस्टोर इट। तो इन दोनों ही केसेस के अंदर अगर किसी पार्टी ने कोई बेनिफिट रिसीव करा है, कोई एडवांटेज रिसीव करा है, तो वो बेनिफिट और एडवांटेज उस पार्टी को वापस करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा, इज बाउंड टू बी रिस्टोर और टू मेक कंपनसेशन। अगर रिस्टोर नहीं करा जा सकता, वापस नहीं करा जा सकता, तो उसके बदले कंपनसेशन पे करना पड़ेगा टू द पर्सन फ्रॉम हुम ही रिसीव्ड इट। तो समझ में आ गई बात? तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया जहां पर क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो क्लियर हो गया आपको ये? तो आप देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट, व्हेन समथिंग हैज बीन डन नॉन ग्रेटिटुअसली। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई काम करा जाए नॉन ग्रेटिटुअसली। नॉन ग्रेटिटुअसली का मतलब क्या होता है? तो देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है ग्रेटिटुअसली और दूसरा होता है नॉन ग्रेटिटुअसली। ग्रेटिटुअसली के अंदर हमारा कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि नॉन ग्रेटिटुअसली के अंदर हमारा कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है। ग्रेटिटुअस और नॉन ग्रेटिटुअस के बारे में हमने पढ़ा था अपने सेक्शन नंबर 70 के अंदर, जब हम पढ़ रहे थे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर, तो वहां पर हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो जिसने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर देखा हुआ है तो उसको तो मालूम है कि ग्रेटिटुअस ट्रांजैक्शन क्या होती है और नॉन ग्रेटिटुअस ट्रांजैक्शन क्या होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ग्रेटिटुअस का मतलब हो गया कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होती। जब आप स्कूल में थे तो कई बार ऐसा होता था कि आप पेन लाना भूल जाते थे और फिर आप अपने दोस्त से पेन मांगते थे। तो वहां पर आपने अपने दोस्त से पेन मांगा, तो क्या पेन मांगते समय
आपके और आपके दोस्त के बीच कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व थी? तो बिल्कुल नहीं थी। आपके दोस्त ने आपको पेन दिया क्योंकि वो आपकी मदद करना चाहता था। तो ग्रेटिट्यूड ट्रांजैक्शन में यही होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए कुछ करती है लेकिन विदाउट कंसिडरेशन। आपका दोस्त आपकी मदद करना चाहता था इसलिए उसने आपको पेन दे दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि क्लास खत्म होने के बाद आपका दोस्त आपको कहेगा कि जितनी इंक तूने इस्तेमाल करी है उतने इंक के पैसे मुझे दे, इस तरीके की बात तो नहीं आएगी। यहाँ पर कोई कंसिडरेशन तो इन्वॉल्व नहीं होगी। तो ये आपकी ग्रेटिट्यूड ट्रांजैक्शन है, यानी जहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी की मदद करना चाहती है। जबकि अगर मैं बात करूं नॉन ग्रेटिट्यूड ट्रांजैक्शन की, तो नॉन ग्रेटिट्यूड ट्रांजैक्शन के अंदर कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है, यानी यहाँ पर एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए अगर कुछ करती है तो बदले में वो ये उम्मीद रखती है कि सामने वाली पार्टी भी मुझे कुछ ना कुछ कंसिडरेशन में देगी। यहाँ पर फ्री में काम नहीं करा जाता। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की मदद करना चाहती है। तो लेट सपोज आप किसी गैरेज में गए अपनी कार रिपेयर करवाने के लिए, तो क्या गैरेज वाला आपकी कार फ्री में रिपेयर करके देगा? तो बिल्कुल नहीं। वो आपकी कार को रिपेयर करेगा और बदले में आप उसे पैसा दोगे। तो ये हमारी नॉन ग्रेटिट्यूड ट्रांजैक्शन, जहां पर एक पार्टी ने अगर दूसरी पार्टी के लिए कुछ करा है तो वो फ्री में नहीं करा, उसके बदले कंसिडरेशन देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? When a person lawfully does anything for someone and does so non-gratuitously and the later enjoy the benefit of it, he is bound to compensate the former. तो ध्यान से सुनो, जब कभी भी एक पर्सन लॉफुली कुछ करता है दूसरे के लिए, लॉफुली डज एनीथिंग फॉर समवन, अगर एक पर्सन ने दूसरे के लिए लॉफुली कुछ करा है और नॉन ग्रेटिट्यूअसली करा है, नॉन ग्रेटिट्यूअसली का मतलब कि यहाँ पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, एंड द लेटर एंजॉय द बेनिफिट ऑफ इट, लेटर का मतलब है यहाँ पर समवन की बात हो रही है, लेटर का मतलब समवन, ये समवन ने बेनिफिट भी इंजॉय करा है। पहली पार्टी ने दूसरी पार्टी के लिए कुछ करा है और नॉन ग्रेटिट्यूअसली करा है, और जो दूसरी पार्टी है उसने भी पहली पार्टी के द्वारा करे गए काम का बेनिफिट एंजॉय करा है। तो अब इस केस में जो लेटर है, यानी जो दूसरी पार्टी है जिसने बेनिफिट एंजॉय करा है, वो पार्टी बाउंड होगी कि वो कंपनसेट करे फॉर्मर पार्टी को। फॉर्मर पार्टी कौन है? पहली पार्टी। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, तब जाके अच्छे से बात समझ में आएगी। तो एग्जांपल देख लो। A tradesman leaves goods at B's house by mistake. B treated the goods as his own. He is bound to pay A for them. तो दो पार्टीज हैं, A और B, दोनों आपस में दोस्त हैं। A जो है B के घर पे आया, लेकिन गलती से B के घर पे अपने कुछ गुड्स भूल गया। बाय मिस्टेक A के कुछ गुड्स B के घर पे रह गए, और बाद में जब B को ये गुड्स मिले तो B ने इन गुड्स को अपना मान के यूज कर लिया। तो अब इस केस में B जो है बाउंड होगा कि वो A को उन गुड्स का पैसा पे करे। B इज बाउंड टू पे A फॉर देम। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का। जिसने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर पढ़ा है उसको मालूम है कि यहाँ पर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। ए और बी के बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन लॉ ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करा। ये ए और बी के बीच लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अकॉर्डिंग बी जो है बाउंड होगा कि वो ए को उन गुड्स का पैसा पे करे। अब अगर हम इसके ऊपर सेक्शन नंबर 70 अप्लाई करें, यहाँ पर अभी हमने देखा है ए ने जो है बी के लिए कुछ करा है। अब भले ही वो बाय मिस्टेक हो गया हो, लेकिन ए की तरफ से बी के पास कुछ गुड्स पहुंच गए, और ये गुड्स फ्री में नहीं दिए गए। ए की कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि वो बी को फ्री में गुड्स दे। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है एक ट्रेडमैन है, तो वो फ्री में बी को कुछ नहीं देना चाहता था। तो ये ट्रांजैक्शन हमारी नॉन ग्रेटिट्यूअस ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर ए चाहेगा कि अगर वो किसी को कोई गुड्स देता है तो बदले में उसे उन गुड्स का पैसा मिले। तो ए की तरफ से बी के लिए कुछ करा गया जो कि नॉन ग्रेटिट्यूअस ट्रांजैक्शन थी। अब यहाँ पर बी ने भी, यानी जो लेटर पार्टी है, उसने भी इन गुड्स का बेनिफिट एंजॉय कर दिया। तो अब इस केस में बी जो है वो बाउंड होगा कि वो फॉर्मर पार्टी को, यानी ए को कंपनसेशन पे करे। तो समझ में आ गई बात। यहाँ पर सेक्शन नंबर 70 भी अप्लाई हो गया, और यहाँ पर लगता है हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पर क्वांटम मेरिट भी अप्लाई हो रहा है। सीधी सीधी बात है, ए का उन गुड्स के पैसों के ऊपर राइट बनता है जो गुड्स बी ने इस्तेमाल करे हैं। तो क्वांटम मेरिट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर ए को बी से उन गुड्स के पैसों की रिकवरी हो जाएगी। तो ए का जितना हक बनता है, ए जितना डिजर्व करता है, क्वांटम मेरिट का कॉन्सेप्ट जो है ए को उसका पैसा दिलवा देगा, उसका हक दिलवा देगा। तो समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर सेक्शन 70 बोल लो, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोल लो, या क्वांटम मेरिट बोल लो, ए को उसका पैसा वापस रिकवर हो ही जाएगा। इसका एक और एग्जांपल देख लो। ए सेव्स बी's प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर। ए जो है बी की प्रॉपर्टी को आग से बचाता है। A is not entitled to compensation from B if the circumstances show that he intended to act gratuitously. तो यहाँ पर A ने B की प्रॉपर्टी को आग से बचाया, लेकिन A एंटाइटल नहीं होता कि वो B से अपने करे गए काम का कंपनसेशन ले सके, क्योंकि B की प्रॉपर्टी में जब आग लग रही थी तो B ने A के पास जाकर ये नहीं बोला था कि मेरी प्रॉपर्टी को आग से बचा लो। A जो है अपनी मर्जी से बी की मदद करने के इंटेंशन से आया और आकर बी की प्रॉपर्टी को आग से बचा लिया। तो अब इस केस में सेक्शन नंबर 70 अप्लाई होगा, जो कि हमें कहता है कि ये ट्रांजैक्शन आपकी ग्रेटिट्यूअस ट्रांजैक्शन थी। यहाँ पर ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि ए बी की प्रॉपर्टी को बचाएगा और बी बदले में ए को पैसा पे करेगा। ए जो है बी की सिर्फ मदद कर रहा था। अब बाद में ए ये नहीं कह सकता कि मुझे बी से कंपनसेशन दिलाओ। लेकिन अगर मान लो ऐसा हुआ होता, मान लो सर्कमस्टांसेस ये होते कि बी की प्रॉपर्टी में आग लग रही थी और बी जो है फटाफट ए के पास गया और जाकर बोला कि मेरी प्रॉपर्टी बचा लो, मेरी प्रॉपर्टी में आग लग गई, उसे सेव करने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें कुछ पैसा पे कर दूंगा।
तो यहाँ पर फिर इस केस के अंदर बी को पैसा पे करना पड़ता, क्योंकि फिर ये ट्रांजेक्शन नॉन ग्रेटिटुअस ट्रांजेक्शन हो जाती। तो ए को कंपनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि सर्कमस्टांसेस कैसे थे। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर देख के तो सिर्फ इतना ही पता चल रहा है कि ए को कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलने वाला बी से, क्योंकि सर्कमस्टांसेस साफ साफ शो कर रहे हैं कि ये ट्रांजेक्शन हमारी ग्रेटिटुअस ट्रांजेक्शन है। यानी यहाँ पर ए जो है अपनी मर्जी से मदद के लिए बी के पास आया था। तो सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ट्रांजेक्शन ग्रेटिटुअस है तो फिर उस केस में कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ट्रांजेक्शन नॉन ग्रेटिटुअस है तो फिर वहां पर रिकवरी हो सकती है एज पर सेक्शन 70। तो समझ में आ गई बात। ये कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर तभी होगा जब आपने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर पढ़ा होगा। वहां पर हमने ग्रेटिटुअस और नॉन ग्रेटिटुअस के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, तो आप जाके क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर देख सकते हो। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया जिसके ऊपर हमारा क्वांटम मेरिट का कॉन्सेप्ट लगता है। आप फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा वेयर वर्क हैज बीन डन बाय द पर्सन गिल्टी ऑफ ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि जिस पर्सन ने काम किया है उसी पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। अगर हम इसको एग्जांपल से समझे तो दो पार्टीज हैं ए और बी। ए ने बी के लिए कुछ काम करा, लेकिन अभी आधा काम करा है और अचानक से आधे काम में से ए ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। तो अब इस केस में ए जो है बी से कह रहा है कि जितना भी काम मैंने तुम्हारे लिए कर दिया उतने काम का पैसा तुम मुझे दे दो। मैंने आधा काम करा है तो तुम मुझे आधा काम का पैसा दे दो। तो अब ये बताओ कि क्या यहाँ पर बी ए को आधे काम का पैसा देगा? कॉन्ट्रैक्ट किसने ब्रेक करा? ए ने। काम किसने करा था? ए ने। तो ए ने आधे में से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और ए जो है अपने आधे काम का पैसा मांग रहा है। अभी तक हमने ऊपर जितने भी केस देखे थे वहां पर क्या था कि जो पार्टी काम कर रही है उस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं करा था, बल्कि सामने वाली दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा था। लेकिन यहाँ पर इस केस के अंदर क्या बोला जा रहा है कि जिस पार्टी ने काम करा है वही पार्टी गिल्टी है फॉर ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो अब इस केस में क्या गिल्टी पार्टी को उसके काम का पैसा रिकवर हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। In such a case, defaulting party would be liable for consequences of the contract, but for the work done by him, he may entitled to get payment if the work to be done was divisible. तो क्या बोला जा रहा है कि डिफॉल्टिंग पार्टी लाइबल होगी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच के लिए, और काम भी डिफॉल्टिंग पार्टी ने ही किया था, बट द वर्क डन बाय हिम। तो क्या अब डिफॉल्टिंग पार्टी अपने करे गए आधे काम की पेमेंट रिकवर कर सकती है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी उसी ने तोड़ा है, तो क्या उसको सामने वाली पार्टी से पैसा रिकवर हो पाएगा? तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ही में एंटाइटल टू गेट द पेमेंट, उसको पेमेंट रिकवर हो जाएगी, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में। और वो कंडीशन क्या है? इफ द वर्क टू बी डन वाज डिविजिबल, यानी जो काम है वो डिविजिबल होना चाहिए। जो काम उसने करा है वो काम डिविजिबल होना चाहिए। यानी अगर कोई ऐसा काम है जिस काम को हम डिवाइड कर सकते हैं, जो काम डिविजिबल है, तो उस केस में जितना काम आपने कर लिया उतने काम का पैसा आपको मिल जाएगा। अब ये डिविजिबल काम क्या होता है तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। A contract is divisible and the party perform a part of it, यानी कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है और पार्टी ने जो है उस डिविजिबल काम का एक पार्ट परफॉर्म कर लिया है, लेकिन अब आगे जाके वो पार्टी जो है रिफ्यूज कर रही है टू परफॉर्म द रिमेनिंग पार्ट। यानी जिस पार्टी ने काम करा है वही पार्टी आगे जाके बचे हुए काम को परफॉर्म करने से मना कर रही है। तो अब इस केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है तो यहाँ पर डिफॉल्टिंग पार्टी जो है अपने आधे परफॉर्म करे गए काम के पैसे रिकवर कर सकती है। द डिफॉल्टिंग पार्टी कैन क्लेम रीजनेबल कंपनसेशन फॉर द पार्ट परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मेरिट। तो यहाँ पर दो कंडीशन बता रखी है, दस टू कंडीशन शुड बी एग्जिस्ट। पहली कंडीशन है कि कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल होना चाहिए, तो वो तो हमने देख ही लिया। जबकि दूसरी कंडीशन है कि पार्टी नॉट एट फॉल्ट, यानी वो पार्टी जिसने फॉल्ट नहीं करा। यहाँ पर बात हो रही है दूसरी पार्टी की। तो दूसरी पार्टी के बारे में क्या बोला जा रहा है कि पार्टी नॉट एट फॉल्ट हैज एंजॉय द बेनिफिट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर जो पार्टी नॉट एट फॉल्ट है, यानी जो दूसरी पार्टी है, उस पार्टी ने अगर आपके काम का बेनिफिट, आपके पार्ट परफॉर्मेंस का बेनिफिट एंजॉय करा है और वो कॉन्ट्रैक्ट आपका डिविजिबल है, तो उस केस में डिफॉल्टिंग पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के बावजूद उसके करे गए काम का रीजनेबल कंपनसेशन मिल जाएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं तब जाके अच्छे से बात समझ में आएगी। एक्स एग्रीड टू सप्लाई 1000 बेल्स ऑफ कॉटन टू वाई ₹100 पर बेल। तो यहाँ पर एक्स और वाई दो पार्टीज हैं। एक्स ने प्रॉमिस करा है कि वो वाई को 1000 बेल ऑफ कॉटन सप्लाई करेगा ₹100 पर बेल के हिसाब से। तो यहाँ पर द बेल्स वर टू बी सप्लाइड इन 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ 500 ईच। तो बेल्स को जो है सप्लाई करा जाएगा, लेकिन 2 इंस्टॉलमेंट में, यानी पहली इंस्टॉलमेंट में 500 बेल सप्लाई होंगे और दूसरी इंस्टॉलमेंट में भी 500 बेल सप्लाई होंगे। तो यहाँ पर एक्स ने जो है सप्लाई कर दी पहली इंस्टॉलमेंट, एक्स ने पहली इंस्टॉलमेंट वाई को सप्लाई कर दी, लेकिन फेल हो गया टू सप्लाई द सेकंड। लेकिन एक्स सेकंड इंस्टॉलमेंट सप्लाई करने में फेल हो गया। तो यहाँ पर एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया और एक्स ने ही काम भी करा है। एक्स ने वाई को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी 500 बेल सप्लाई कर दी और बाद में जाके एक्स ने ही कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच भी कर दिया। अब क्या यहाँ पर एक्स को अपने 500 बेल्स का पैसा मिल जाएगा? तो इसके लिए यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल था। तो साफ साफ हमें बोला गया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है डिविजिबल है,
यानी 2 इंस्टॉलमेंट में पूरा करना था। पहली इंस्टॉलमेंट 500 की थी और दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 500 की थी। तो एक्स ने पहली इंस्टॉलमेंट डिलीवर कर दी, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी डिविजिबल है और सामने वाली पार्टी जो वाई है उसने 500 बेल्स का बेनिफिट भी इंजॉय कर लिया। तो अब इस केस में वाई जो है एक्स को 500 बेल के पैसे पे करेगा ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मेरिट। तो समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है तो डिफॉल्टिंग पार्टी को उसका पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल ना होता, यहाँ पर नोट देखो, वेयर द वर्क टू बी डन वाज नॉट डिविजिबल। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिविजिबल, अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नहीं है यानी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तभी पेमेंट मिलेगी, इस तरीके की कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लगा रखी है, तो फिर इस केस में द पार्टी इन डिफॉल्ट, यानी जिस पार्टी ने डिफॉल्ट करा है वो पार्टी पेमेंट क्लेम नहीं कर पाएगी, कैन नॉट क्लेम द पेमेंट फॉर द वर्क डन। इसका एग्जांपल देखें तो ए एग्रीज टू पेंट बी's हाउस फॉर रुपीज 10,000। ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें ए जो है बी के घर को पेंट करेगा 10,000 रुपए में। ए डज ओनली 75% ऑफ द वर्क एंड लीव द जॉब फॉर द सम रीजन। तो यहाँ पर ए ने जो है 75% काम कर लिया, यानी बी के घर को 75% पेंट कर दिया, लेकिन अब अचानक से आधे में से ए ने काम छोड़ दिया। ए ने बोला कि अब आगे मैं बचा हुआ 25% काम पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो किसी भी तरीके से डिविजिबल नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता कि ए आधा घर पेंट कर दे और आधा घर छोड़ दे। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नहीं है। ए जो है 75% करे गए काम का भी पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएगा, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इज इनडिविजिबल। कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नहीं है एंड द पेमेंट इज ओनली एक्सेप्टेबल व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटली परफॉर्म्ड। तो समझ में आ गई बात। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया क्वांटम मेरिट का, जहां पर क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अब रह गया हमारा एक लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, व्हेन द इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म्ड सब्सटेंशियली फुली बट बैडली। तो यहाँ पर इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो डिविजिबल नहीं हो सकता। अभी हमने देखा था अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नहीं हो सकता तो उस केस में डिफॉल्टिंग पार्टी को क्वांटम मेरिट के बेसिस पर पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर तो क्वांटम मेरिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर आधा काम करा गया था, आधे काम में से पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया था। लेकिन फिफ्थ पॉइंट के अंदर भले ही इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन यहाँ पर पार्टी ने परफॉर्मेंस पूरी कर दी है या फिर सब्सटेंशियली पूरी कर दी है। सब्सटेंशियली का मतलब लगभग पूरी कर दी है, 95-96% काम पूरा कर दिया है, लेकिन बैडली पूरा करा है, यानी काम तो पूरा करा है लेकिन बेकार काम करा है। तो अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। इफ अ लम सम इज टू बी पेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क एंड द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड इन फुल, though badly the person who has performed the contract can claim the lump sum, but the other party can also claim a deduction for bad work। यहाँ पर बात हो रही है लमसम की, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नहीं है। अगर पैसा पे करा जाएगा तो लमसम में ही करा जाएगा, पूरा एक साथ करा जाएगा। तो लमसम पेमेंट होनी है फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, पेमेंट तभी करी जाएगी जब काम पूरा होगा। तो अब इस केस में यहाँ पर काम भी पूरा हो गया, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड इन फुल, काम पूरा हो गया लेकिन बैडली हुआ है, यानी काम में कुछ कमियां हैं, खराब तरीके से काम करा गया है। तो अब इस केस में जिस पर्सन ने काम करा है, द पर्सन हु हैज परफॉर्म्ड द कॉन्ट्रैक्ट कैन क्लेम द लम सम, वो पर्सन जो है अपना करा गए काम का पैसा रिकवर कर सकता है। उसने काम करा है, भले ही थोड़ा बहुत खराब भी कराओ, लेकिन उसने काम तो कंप्लीट कर दिया, तो जो काम उसने कर लिया उस काम का पैसा उसे मिलेगा। लेकिन जितने का काम उसने खराब करा है उतने काम का उसका पैसा भी कटेगा। बट द अदर पार्टी कैन ऑल्सो क्लेम डिडक्शन, अदर पार्टी खराब काम के पैसे भी काट सकती है। तो इसका एग्जाम्पल एक बार देख लो। एक्स एग्रीड टू डेकोरेट द फ्लैट ऑफ वाई फॉर रुपीज 5 लाख। तो यहाँ पर एक्स और वाई दो पार्टीज हैं, दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें एक्स जो है वाई के फ्लैट को डेकोरेट करेगा और बदले में 5 लाख रुपए लेगा। तो दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया। द वर्क वॉज डन, यानी एक्स ने जो है काम पूरा कर दिया, एक्स ने वाई के हाउस को डेकोरेट कर दिया। बट वाई कंप्लेंट ऑफ फॉल्टी वर्कमैनशिप, वाई जो है कंप्लेंट कर रहा है कि एक्स ने मेरा काम तो पूरा कर दिया लेकिन उस काम में कुछ फॉल्ट है, काम में कुछ कमी रह गई। तो अब इस केस में वाई ने एस्टिमेट करा कि जितना काम फॉल्टी तरीके से करा गया है, यानी जितना काम गलत करा गया है, उतने काम को अगर मैं सही करवाता हूं तो उसके लिए मुझे 1,50,000 रुपए और देने पड़ेंगे, यानी उस गलत काम को सही कराने का मेरा 1,50,000 का और खर्चा लगेगा। तो यहाँ पर तो वाई का नुकसान हो जाएगा, वाई एक्स को 5 लाख रुपए भी दे और उसके बावजूद 1,50,000 का और खर्चा करे, तो ये तो गलत बात है। यहाँ पर गलती किसकी है, एक्स की। एक्स ने सही तरीके से अपना काम नहीं करा, तो सीधी बात है एक्स ने जितना काम गलत करा है उतने काम का उसका पैसा कटेगा। वाई जब एक्स को पेमेंट करेगा तो उस केस में वाई 1,50,000 रुपए को लेस करके ही पैसा पे करेगा, यानी टोटल पैसा देना था 5 लाख, तो अब इस 5 लाख में से 1,50,000 रुपीज को लेस करेंगे तो कितना बच गया, 3,50,000। तो वाई एक्स को 3,50,000 रुपीज पे करेगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया था कि जो अदर पार्टी है वो गलत काम का, फॉल्टी काम का पैसा काट सकती है। तो समझ में आ गई बात। तो ये हमारे 5 पॉइंट हो गए जहां पर क्वांटम मेरिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अब यहाँ पर देखो कुछ बातें रह गई थी, तो यहाँ पर ये देखो, द राइट टू क्लेम क्वांटम मेरिट इज नॉट कन्फर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज कन्फर्ड बाय द लॉ, इट इज अ क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो राइट टू क्लेम क्वांटम मेरिट होता है, ये राइट हमें कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिलवाता, ये राइट हमें लॉ दिलवाता है।
कॉन्ट्रैक्ट करते समय कभी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा लिखा नहीं जाता कि अगर किसी पार्टी ने आधा काम कर दिया और आधे काम में से दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दे, या फिर जो पार्टी काम कर रही है उस पार्टी ने ही आधा काम करके कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, तो उस केस में जितना काम उसने करा है उतने काम का कंपनसेशन उसको मिल जाएगा। इस तरीके की कोई भी बातें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करते समय लिखी नहीं जाती। ये जो क्वांटम मेरिट का कॉन्सेप्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं लिखा जाता। तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी क्वांटम मेरिट का राइट नहीं देता। क्वांटम मेरिट का राइट हमें लॉ से मिलता है। यानी यहाँ पर लॉ हमें बोलता है कि जिस पार्टी ने जितना काम कर दिया उस पार्टी को उसके उतने काम का पैसा मिल जाना चाहिए। ये जो राइट ऑफ क्वांटम मेरिट है ये हमें लॉ दिलवाता है। और एक बात हमें अच्छे से पता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा बनता है या फिर कोई भी राइट हमें लॉ दिलवाता है तो उस केस में उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो क्वांटम मेरिट का राइट हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट होता है। ये एक ऐसा राइट है जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं लिखा होता। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस तरीके की कोई बातें नहीं होती कि आधा काम करा जाएगा तो आपको आधे काम के पैसे मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी होती। लेकिन अगर आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उस केस में जिस पार्टी ने जितना काम कर लिया होता है उस काम का पैसा उसको लॉ दिलवाता है, क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल दिलवाता है। और क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का होता है। तो समझ में आ गई बात। ये बात उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी जिसने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप पहले जाके उस चैप्टर को पढ़ लो, उसके बाद आपको ये बात अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर देखो, टू थिंग्स शुड बी नोटेड, दो चीजों का आपको और ध्यान रखना है। द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट कैन बी मेड ओनली व्हेन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज। तो ये तो सिंपल सी बात है, जब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ है तभी तो क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। तो ये तो आपको मालूम है। अब दूसरा पॉइंट देख लो, द पार्टी हु इज नॉट इन डिफॉल्ट, जिस पार्टी ने डिफॉल्ट नहीं करा है वो पार्टी क्वांटम मेरिट का क्लेम रिकवर कर सकती है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जनरली, क्योंकि ज्यादातर केसेस में यही होता है कि जो पार्टी काम करती है वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को डिफॉल्ट नहीं करती। यानी जिस पार्टी ने काम करा है वो पार्टी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं करती। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जो पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं करा है, यानी जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को डिफॉल्ट नहीं करा है, वो पार्टी क्वांटम मेरिट के बेस पे अपने काम का पैसा रिकवर कर सकती है, अपने काम का पैसा क्लेम कर सकती है। तो मैक्सिमम केसेस में यही होता है। यहाँ पर हमने देखा था कि सी ने अपना काम कर लिया था, तो सी तो पार्टी इन डिफॉल्ट नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट को डिफॉल्ट किसने करा? कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किसने करा? बी ने। तो यहाँ पर सी जो है क्वांटम मेरिट के बेसिस पे अपना क्लेम रिकवर कर पाया था। तो यही बात यहाँ पर बोली है कि जो पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट होती है वो क्वांटम मेरिट के बेसिस पर क्लेम रिकवर कर सकती है। लेकिन ये बात जनरली बोली गई है, यानी हमारे पास एक ऐसा भी केस होता है जहां पर जो पार्टी इन डिफॉल्ट होती है, यानी जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा होता है उसी पार्टी ने आधा काम भी करा होता है। यहाँ पर ये देखो फोर्थ पॉइंट हमने देखा था। तो ये एक रेयर केस देखा जाता है, ये कभी कभार की बात है, इसीलिए यहाँ पर पहले ही जनरली वर्ड का इस्तेमाल कर दिया था। तो समझ में आ गई बात। तो ये हमारा क्वांटम मेरिट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। तो हमारी थर्ड रेमेडी हो गई। अब बच गई हमारी फोर्थ और फिफ्थ रेमेडी। तो फटाफट फोर्थ रेमेडी को भी देख लेते हैं। तो ये फोर्थ रेमेडी है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट।